तो आप देखेंगे कि शायद मैनेजमेंट खराब थी, इसीलिए सस्ता है। अकाउंटिंग में थोड़ा घपला था, इसीलिए सस्ता दिख रहा था, क्योंकि प्रॉफिट जो दिखा रहे हैं वो एक्चुअली है नहीं। एक रिटेल इन्वेस्टर को कभी एवरेज नहीं करना चाहिए, ही शुड वेट। थोड़ा आपको सिप वगैरह तो बात अलग है, लेकिन अगर जो आप वेट करेंगे कंफर्मेशन, तो आप ये सोचते हैं कि वो पहला 5% छूट जाएगा मेरा। आप पहले ये चीज़ समझ लीजिए। मैं तो अपना एग्जांपल देता हूँ, 30 साल प्लस मैं इस मार्केट में। तो आप तो लोअर लेवल से भी बाय करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स का वही सवाल होता है ना सर, ये लॉस मेकिंग है। टू बीट द इंडेक्स, दैट इज व्हाई इट्स सो टफ। क्योंकि आप, हमारे केस में तो हम बाइनरी कॉल रहते हैं, 0 या 1। आप अगर जो लास्ट ईयर देखते हैं तो इंडिया अंडर परफॉर्म द MSCI EM बाय 28%। बाय द वे, मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा अंडर परफॉर्म नहीं किया। मार्केट्स की बात ग्रो के साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अनुपम गुप्ता और आज मेरे गेस्ट है दिनशो ईरानी, MD एंड CEO हेलियोस एसेट मैनेजमेंट। दिनशो, आपका स्वागत है ये शो में। धन्यवाद अनुपम, आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और धन्यवाद ग्रो का टू अलाउ मी ऑन द शो। दिनशो, आपका करियर जर्नी काफी फैसिनेटिंग रहा है, राइट? लॉयड सिक्योरिटीज, सन FNC म्यूचुअल फंड, अलायंस कैपिटल और अभी हेलियोस इंडिया के CEO तक। इन सब रोल्स के दौरान मार्केट्स के बारे में वो कौन सा सबसे बड़ा लेसन था जो आपने कोई टेक्स्ट बुक में सीखा ही नहीं? जी, एक्चुअली जब आप मैंने मैनेजमेंट भी किया हुआ है, पर उसमें यही सिखाते हैं कि ये आपको ऐसे वैल्यूएशन करना चाहिए, आपको ये पैरामीटर यूज़ करना चाहिए, DCFs बनाने चाहिए। पर एक बार जब आप मार्केट में आते हैं, और बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है वो, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, और ये समीर भी जानते हैं, मतलब समीर भी यही बोलते हैं कि आप सब अपने बॉक्स टिक कर लीजिए, सब अपने फंडामेंटल्स क्लियर कर लीजिए, आपने सारी बैलेंस शीटें 10 साल की पढ़ ली हैं, पर अगर जो नसीब आपका साथ नहीं देगा तो कुछ भी कर लीजिए, आपके पैसे नहीं बनेंगे। सो दैट इज़ वन बिग लेसन दैट आई थिंक सब इन्वेस्टरों को सीखना चाहिए, कि अपने नसीब के अगेंस्ट मत जाइए। आपका जो एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग मॉडल है, हेलियोस की जो फिलोसफी है, वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग से अलग है, राइट? बिकॉज ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में क्या होता है, लोग एक बाय लिस्ट बनाते हैं, आप डोंट बाय लिस्ट बनाते हैं। सो इस प्रोसेस के पीछे आपका मेंटल मॉडल क्या है कि अवॉइडिंग लूजर्स इज एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट देन पिकिंग विनर्स? एक्चुअली अनुपम, ये लाइफ की फिलॉसफी हो सकती है, क्योंकि आपको लाइफ में भी पता है कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है ज़िंदगी में, वो नहीं पता होता। मैं अगर जो आपको पूछूं कि आप कोई इंसान को जानते हैं और बोले ये बहुत भला इंसान है, आप क्यों बोले कि वो भला इंसान है? आप शायद यही बोलेंगे क्योंकि वो कभी किसी को गाली नहीं देता है, कभी किसी से लड़ाई नहीं की है, कभी किसी को मारा नहीं है, कभी कोई पाप नहीं किए हैं। ये सारी चीज़ें बुरी होती हैं। तो आपने भी एक हिसाब से एक एलिमिनेशन फिलॉसफी अप्लाई की है कि ये सब नहीं है, इसलिए आदमी अच्छा है। और ये एक्चुअली ज़िंदगी में पता होता है कि बुरा क्या होता है, बुराई ना हो उसी में भलाई है। तो यही फिलॉसफी हमने हमारे मार्केट में अप्लाई की, और ये एक्चुअली मुझे याद है जब अलायंस में मैं गया था, ज्वाइन किया था 99 एंड 2000 बिगिनिंग में, तो समीर ने तब मुझे बोला था कि देखो, अपना काम कम करने के लिए, मतलब मैं तब कंज्यूमर और फार्मास्यूटिकल देखता था उस समय, तो बोले अपना वर्कलोड कम करने के लिए आपको अगर जो ऐसा करना चाहिए कि कौन सी मैनेजमेंट आपको पसंद नहीं है वो हटा दो, क्या वैल्यूएशंस पसंद नहीं वो हटा दो। तो वैसे सब बोला था, तो और मेड अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि वो करके हमने यूनिलीवर, हमारे FMCG फंड, हमारा एक FMCG फंड था, उसमें यूनिलीवर नहीं होता था। और यूनिलीवर का बहुत ही बड़ा वेट हुआ करता था, मुझे पता नहीं, याद नहीं अभी कितना बड़ा वेट था, बट बहुत बड़ा वेट हुआ करता था। और वो ना होने के चलते वी आउट परफॉर्म्ड द इंडेक्स। तो वो अपील टू अस अ लॉट। तो जब हमने हीलियोस चालू किया, समीर और मैं दोनों साथ में चालू किए 2005 में, तो जब हमने वो चालू किया तो हमने कहा कि ये जो फिलॉसफी हमें एक्सपैंड करनी चाहिए और थोड़ा और काम करना चाहिए। तो इसलिए हमने मार्केट के अंडर परफॉर्मेंस को देखा उस समय, एंड 8 ऐसी चीज़ें निकली उनमें। तब तक तो हम ये सोचते थे कि मैनेजमेंट खराब हो सकती है, करेक्ट, वैल्यूएशन खराब हो सकता है, इंडस्ट्रियाँ खराब हो सकती हैं, पर ऐसी 8 चीज़ें निकली जो हर एक लेवल पे आप अगर जो रिजेक्ट करें तो शायद आपके पास जो रह जाता था वो 8 के बाद, वो हम बोलते नहीं कि अच्छा है, कि हम, जैसे मैंने बोला, दुनिया में कुछ अच्छा नहीं होता है, करेक्ट, ना बुरा हो वही चाहिए।
तो ऑब्वियस बुराइयां निकल जाती हैं उसमें, तो इसलिए स्ट्राइक रेट वहाँ पे बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। गेट दैट। तो आपका जो 8 फैक्टर फिल्टर है जिसको आप EITM फ्रेमवर्क बोलते हैं, तो वो जो 8 फंडामेंटल फैक्टर्स में से 2 या 3 फिल्टर्स जो इंडियन मार्केट्स में सबसे ज़्यादा वेल डिस्ट्रॉयर्स को फिल्टर आउट करते हैं, क्या क्या होंगे ऐसे 2 या 3 फैक्टर? सो एक्चुअली जो हमारे ये जो ऐसे हैं 8 फिल्टर्स, लेकिन आप ग्रुप्स देखें, और जो जैसे पहले 3 फिल्टर जो हैं वो एक्चुअली इंडस्ट्री रिलेटेड फिल्टर हैं। ओके। इंडस्ट्री की थीम हो गई, फिर उसका डायनामिक्स हो गया, और तीसरा है डिस्ट्रप्शन। ये तीनों इंडस्ट्री रिलेटेड थीम है। अगर जो कोई भी कंपनी ये 3 क्लियर करती है, पहले 3, तो एक लॉन्ग टर्म आपको ग्रोथ स्टोरी मिल जाती है विद मल्टीपल टेलविंड्स। और ये आपको इसलिए चाहिए होती है क्योंकि आपको एक अपने इन्वेस्टमेंट में भी एक इतना पीरियड चाहिए होता है जहाँ पे आपका स्टॉक री-रेट होता रहे, और इसीलिए आपको मल्टी बैगर्स 100 बैगर्स वगैरह मिलते हैं अपनी लाइफ टाइम। तो पहले 3 फिल्टर वो हैं, ग्रुप एक ही है इंडस्ट्री रिलेटेड। बाकी जो 3 फैक्टर हैं उसके बाद वाले वो क्वालिटी वाले हैं। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्वालिटी ऑफ अकाउंट्स। ये 3 अगर मेरे फिल्टर क्लियर होते हैं तो आप ये एश्योर्ड रहते हैं कि ये जो कंपनी आपकी ये 6 फिल्टर के बाद आई है उसमें एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है एंड विद अ क्वालिटी बिल्ट इन। देयर इज नो क्वेश्चन। आप उसको ये नहीं सवाल पूछ सकते इनकी मैनेजमेंट खराब थी लेकिन इंडस्ट्री अच्छी है, वो सब नहीं हुआ। तो विद ग्रोथ विद क्वालिटी, राइट। और जो लास्ट 2 फिल्टर्स हैं वो एक्चुअली है वैल्यूएशन रिलेटेड। तो ये जो अगर जो फिल्टर क्लियर हो गए तो आप सोचिए आपके पास जो स्टॉक रह गया है, ग्रोथ है, क्वालिटी है, बट एट अ वैल्यू। करेक्ट, राइट। और यही है जो ये फिलॉसफी है। सो ये मैं तो बोलता हूँ 8 के 8 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। पर अगर जो आप मुझे पूछे कि स्पेसिफिकली, हाँ जी, अगर जो आप बोले तो मुझे लगता है ये जो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है, हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर वही रहता है। आपको स्टॉक सस्ता दिखे लेकिन अगर जो मैनेजमेंट खराब है तो वो जिंदगी भर सस्ता रहेगा, और आप हमेशा उसकी ग्रोथ क्वेश्चन करते रहेंगे क्योंकि आपकी अगर जो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट खराब है तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब होगी, अकाउंट्स खराब होंगे, तो वो सब। इसलिए आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है। तो जो एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो कौन सी चीज़ों को ज़्यादा वेटेज देते हैं? अट्रैक्टिव वैल्यूएशन वर्सेस फ्यूचर ग्रोथ इन बिजनेस, राइट? बिकॉज एक इन्वेस्टर अपने बायसेस और डिसीजंस को बैलेंस कैसे कर सकता है ये दोनों चीज़ में, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन वर्सेस फ्यूचर ग्रोथ इन द बिजनेस? सी एक चीज़ हमने देखी है कि अगर जो वैल्यूएशन, अगर जो ग्रोथ है कंपनी में तो वैल्यूएशंस कैन नेवर बी चीप। करेक्ट। तो अभी आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि मैं ग्रोथ है तो मैं क्या वैल्यू दूँ, राइट। इसीलिए हम एक्चुअली बड़े अनबायस्ड वे से हम क्या करते हैं, हम एक DCF की जगह रिवर्स DCF कैलकुलेशन करते हैं कि आपने, अब स्टॉक तो पसंद है, करेक्ट, राइट, कि स्टॉक पसंद आया बिकॉज ये सारे 8 पैरामीटर क्लियर कर दिए, लेकिन बड़ा महंगा है क्योंकि लॉस दिख रहा है, इसमें प्रॉफिट ही नहीं है। सपोज आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। पर आप फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है, मैं अगर जो इसका रिवर्स DCF करूँ, इन द सेंस मैं बोलता हूँ कि आज का भाव मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू है, NPV है। DCF में यही कैलकुलेट NPV निकालते हैं। तो NPV ये है, मुझे पता है कि पहले अगले 3 साल में क्या उसका फंडामेंटल्स है, राइट। तो मैं उसका कैश फ्लो निकाल लेता हूँ अगले 3 साल का। लेकिन अगले 8 साल 7 साल के लिए हम 10 साल का करते हैं प्रोजेक्शन। हम कहते हैं कि एक एस्टिमेट ले लेते हैं कि ये कैश फ्लो विल ग्रो एट दिस रेट, इट्स अ वेरी रीजनेबल रेट। उसके बाद में आप टर्मिनल ग्रोथ रेट लगाते हैं, राइट। तो ये टर्मिनल ग्रोथ रेट है जो आपके परपेचुअली तक ग्रो हो सकता है वो कंपनी। दैट विल डिसाइड माय कंफर्ट। अगर जो वो टर्मिनल ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो गई तो ऑब्वियसली आपको, आप जानते हो कि ये भाव गलत है, उस जस्टिफाई करने के लिए उस भाव कि अल्टीमेटली वही भाव आपको देना पड़ेगा बजट में। अगर जो कम है तो देन यू से कि अच्छा ये ग्रो स्टॉक तो उससे ज़्यादा ग्रो हो सकता है, तो दिस वैल्यू इज अट्रैक्टिव। सो दैट इज हाउ वी डिसाइड ऑन द वैल्यू ग्रोथ स्टोरी। और अगर जो हमें आप पूछे कि हम वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं कि ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि हम तो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो ग्रोथ एट अ वैल्यू लेते हैं। सो दैट्स हाउ वी क्लासिफाई। वेरी इंटरेस्टिंग। इसे ना मुझे फिर सेल्फ डिसिप्लिन की बात करें थोड़ा, बिकॉज उसका जो आप लोगों का जो प्रोसेस है वो काफ़ी रिगरस है। जब मार्केट में जोश, यूफोरिया हो और स्टॉक प्राइस अर्निंग से, स्टॉक का जो प्राइस है वो अर्निंग से काफ़ी आगे निकल जाए, तो फिर वो सिचुएशन में आप डिस्पैशनेटली एग्जिट कैसे करते हैं? इमोशनल अटैचमेंट, हाँ, और कोई
एग्जाम्पल के साथ? सो एक्चुअली दोनों साइड से हो सकता है। एक तो है कि स्टॉक का भाव का भाग जाना, और दूसरा है कि डिसअपॉइंट किया, राइट। हमारी थीसिस सब ठीक थी लेकिन डिसअपॉइंटमेंट आती रही। तो वैसे तो आई गिव यू लाइव एग्जांपल्स। एमएनसी एफएमसीजी कंपनी, एंड हमने लिया था उसमें कुछ एक न्यूज़ आइटम आया था, अभी आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि नूडल्स में उनके मर्क्यूरी है उसके उसमें वगैरह, वो सब। तो भाव बहुत करेक्ट हो गया था, बड़ा स्कैंडल हुआ था। हाँ जी, वो काफ़ी स्कैंडल हुआ था और भाव करेक्ट हो गया था। एंड हमें पता था कि एफएम मतलब एमएनसी कंपनी है, इतना देयर वाज सम नेगेटिव पब्लिसिटी बेसिकली। तो हमने कहा नहीं, ये तो भाव है लेने का, तो हमने ले लिया। उस समय पहले नहीं था, करेक्ट, सब पैरामीटर्स क्लियर किए थे, पर वैल्यूएशन में रिजेक्ट हो गया था वो हमारे उसमें, व्हिच वाज द लास्ट पैरामीटर। लेकिन वैल्यूएशन में करेक्शन आया तो हमने कहा अभी तो ये भाव आ गया, तो हमने ले लिया वो स्टॉक। फिर बाद में क्या हुआ, अगले 3-4 साल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आता रहा उनका, लेकिन 2 साल के बाद, 4 साल फंडामेंटल परफॉर्मेंस, 2 साल का बहुत बढ़िया था, स्टॉक 4 साल के लिए चला था। करेक्ट। फिर हमने कहा ये 2 साल के बाद परफॉर्मेंस आता रहा फंडामेंटल, तो वी वर जस्टिफाइड के बाइंग एट दैट वैल्यू। पर उसके बाद उनका परफॉर्मेंस स्टेडी हो गया, स्टेडी स्टेट हो गया, 8%, 6% ग्रोथ आ रही थी, एंड जो स्टॉक था वो 20-20% ग्रोथ था, तो वो चलते ही जा रहा था। चलते ही जा रहा था। तो हमने बोला यार यहाँ पे तो कहीं कॉम्प्रोमाइज। तो पहले हमने ट्रिमिंग से चालू किया, फिर वैल्यूएशन जब एक हद तक ऐसे पहुंच गए, लाइक 70 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स फॉर 11% ग्रोथ, हमने बोला यार 6-7 PEG तो हमने कभी जिंदगी में किसी को दिया नहीं। 6-7 PEG, प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ। हमने बोला यार ये तो अभी सेल है, तो हमने पूरा निकाल दिया, और उस दिन से वो स्टॉक कुछ किया ही नहीं। पहली चीज होती। दूसरा, अगर एक और मैं एग्जांपल दूं आपको, तो वो दूसरी साइड का है। करेक्ट। कि हमने एक स्टॉक लिया जो ईवी प्ले था, वो रिसेंट स्टोरी है वो तो हमने लिया क्योंकि एक्चुअली जो वो कंपनी लॉसेस में थी, और उनका जो मार्च के नंबर्स आए, मार्च ऑफ 25 की बात कर रहे हैं। ओके। तो अप्रैल में एक उन्होंने उनके जो MD CEO थे, उन्होंने एक एनालिस्ट कॉल रखी और उन्होंने बोला कि ये अभी आपने मेरा बॉटम देखा है प्रॉफिट लॉसेस में, अभी यहाँ से मैं आपको ग्रोथ दिखाना शुरू करूँगा। क्या बात है। तो हमने कहा नहीं यार, हमने ये स्टॉक पहले भी देखा था, डिसअपॉइंट ही किया था हमें, तो हमने कहा नहीं, हम नहीं देखने वाले स्टॉक को, एक और क्वार्टर दे देते हैं। तो एक और क्वार्टर के बाद, उसके बाद भाव गिरी गया। अच्छा। कोई उसके बोलने के बावजूद, गिरा, बिकॉज़ नोबडी ट्रस्टेड द मैनेजमेंट, आई सपोज, बट वेरी प्रोफेशनल मैनेजमेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट इज के वो काफी एग्रेसिव है, प्रमोटर है वो बहुत एग्रेसिव है। बट एनीवे, तो जून के नंबर आए, और जून के नंबर आए अगस्त के आसपास, अगस्त बिगिनिंग में, तो एग्जैक्टली जो बोला था वो हुआ। उन्होंने मार्जिन अपना बढ़ा दिया था, लॉसेस कम कर दिए थे, और फिर उसी कॉल में वापस बोले कि मैं स्टिक टू माय वर्ड, कि मैं आगे चल के और आपको ग्रोथ दिखाऊंगा, मेरे मार्जिन्स बेहतर होंगे, ये वो मेरा Gen 3 बाइक्स आ रही हैं, Gen 1 की मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई है, Gen 2 में कम हो रही है। तो हमने बोला यार अभी तो कुछ तो करना चाहिए। तो हमने लिया वो स्टॉक, और एक्चुअली वो स्टॉक हमने जो भाव से लिया वो थोड़ा नीचे आया उसके बाद, तो थोड़ा मैं ऐड भी किया वहाँ पे। 15 अगस्त को, मतलब ये लिया था हमने बिगिनिंग ऑफ अगस्त, 15 अगस्त को मैनेजमेंट ने, जो प्रमोटर थे, उन्होंने सारी प्रेस को बुलाया और अपनी Gen 3 जो बाइक थी उनको दिखाया, जो नया उनका प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा था इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज वगैरह, बैटरी स्टोरेज, वो सब उन्होंने दिखाया। एवरीबॉडी गॉट वेरी एक्साइटेड। और 15 अगस्त आपको याद है कोइंसाइड हुआ मोदी जी की स्पीच से, जहाँ पे उन्होंने बोला था रैशनलाइजेशन का। तो 18 अगस्त, 15 फ्राइडे था, 18 अगस्त को पहला ट्रेडिंग दिन था, और उसके बाद में लिमिट अप चालू हो गया वो स्टॉक में। ओहो। तो हमने बोला यार, और भाई वे इतना जोरों का चला वो कि हमारे भाव से कोई 70-80% ग्रोथ दिख गया हमें। तो यूफोरिया, जोश, बिल्कुल यूफोरिक जोश। और वो हमने देखा विद इन लाइक 4 वीक्स और 5 वीक्स में इतना चल गया। तो हमने बोला यार ये तो अभी थोड़ा संभलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रिस्क कंट्रोल रहता है। व्हेन वी एंटर अ न्यू स्टॉक, हम 1.5% से ज़्यादा लेते नहीं है। ठीक है। तो वो चल के कोई 2.2, 2.3 हो गया था। तो हमने बोला यार ट्रिम करके वापस 1.5 पे ले आते हैं। तो हमने वो ऊपर के भाव में ट्रिम करके वापस 1.5 पे ले आए। उसके बाद में एक्सचेंज ने उनके T2T में डाल दिया, और वो स्टॉक करेक्ट होता रहा उसके बाद, क्योंकि T2T में आप जानते हैं स्पेकुलेशन पूरा
आउट हो जाता है और हमारी बाइंग प्राइस से थोड़ा ऊपर आया था, लेकिन तब तक व्हाट वी रियलाइज्ड वाज कि उनका जो ग्रोथ है, बेसिकली ग्रोथ ब्रेड एंड बटर उनका तो ऑब्वियसली टू व्हीलर है, राइट। तो हमने बोला ये टू व्हीलर में जब तक वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आएगी हम वापस उस स्टॉक को नहीं देख सकते, जब तक उनका मार्केट शेयर गेन नहीं होगा एंड ऑल दैट। एंड नहीं हुआ, दिसंबर में थोड़ा जाके गेन हुआ, फिर से वो स्टॉक रैली किया। लेकिन हमने कहा नहीं यार, दिसंबर वी कांट, बिकॉज दिसंबर का नॉर्मली क्या होता है वो क्या बोलते हैं उसको, ईयर चेंज होता है, करेक्ट, फाइनेंशियल ईयर चेंज। हाँ जी, तो नहीं फाइनेंशियली वो मॉडल चेंज अच्छा, तो उसका प्राइस, हाँ वो तो ईयर एंड में तो सब ऑटो प्रोडक्ट्स हो जाती है वगैरह, वो सब होता है। हमने बोला नहीं यार रुक जाओ अभी, लेट्स सी जनवरी में क्या होता है। और जनवरी में फिर से मार्केट शेयर लॉस, तो हमने बोला नहीं बहुत हो गया यहाँ पे, हमने पूरा स्टॉक निकाल दिया, पोजीशन लिक्विडेट कर दी। हमने गलती की क्योंकि हमने सोचा कि यार, और बाय द वे फंडामेंटल का कोई इशू नहीं थी, करेक्ट। प्रॉब्लम ये हुआ कि जो ब्रेड एंड बटर प्रोडक्ट है उनका वही नहीं चल रहा था। तो हमने बोला हम इतने मास्टर नहीं है गेम में कि हम बोले कि कंज्यूमर नहीं ले रहा है, कंज्यूमर गलती कर रहा है, वो नहीं कर सकता है। हमने गलती की है टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, सो वी बेटर बी आउट। तो कंज्यूमर जो बोल रहा है उसको तो सुनना ही पड़ता, वो किंग है। ठीक है, आपके एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग के फ्रेमवर्क में एक रूल है कि कोई सेक्टर अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो आप उसमें नहीं जाते हैं, ठीक है। तो अगर वैल्यूएशन चीप हो गया वो पर्सपेक्टिव में, आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ, हाँ जी, तो फिर उसमें कम एक्सपोजर करने का कोई रीजन है? मतलब आपको लगता है कि फंडामेंटली शायद इसमें कोई प्रॉब्लम है? जी देखिए, एक्चुअली आईटी सेक्टर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, क्योंकि हमने काफ़ी उसमें रिसर्च भी किया है। तो एक्चुअली आप थोड़ी बैकग्राउंड में ले जाता हूँ मैं आपको, प्लीज कि आईटी सेक्टर एक्चुअली हम नेगेटिव हो गए थे जनवरी 2022 में, ओके, क्योंकि दिसंबर में यूएस ने इंटरेस्ट रेट हाइक्स चालू किए थे, इफ यू रिमेंबर। हाँ। और उस समय जेरोम पावल का मुझे अभी भी याद है, उन्होंने बोला था कि वी थॉट इन्फ्लेशन विल बी ट्रांजिशनरी बट इट इज़ अ वेरी स्टिकी। तो हमने सोचा यार ये बैंकर, बाय द वे जेरोम पावल सेम बैंकर थे, सेंट्रल बैंकर तब भी थे इन 18 जब इंटरेस्ट रेट हाइक्स चालू किए थे उन्होंने उस समय, टू फाइट इन्फ्लेशन। तो हमने कहा यार इनकी स्टाइल तो है कि एग्रेसिवली हाइक कर दो इंटरेस्ट रेट्स एंड किल इन्फ्लेशन वंस एंड फॉर ऑल। लेकिन उस समय क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस होते हैं दे स्टार्ट थिंकिंग कि भैया डू आई डू फैंसी एक्सपेंडिचर, कि मैं अपने सिर्फ जो स्टैंडर्ड एक्सपेंडिचर वही करूँ। आईटी अनफॉर्चुनेटली उस समय यूज्ड टू अर्न अ लॉट आउट ऑफ डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर, करेक्ट। वो वहाँ पे मार्जिन वगैरह गेन था। तो हमने बोला यार ये आउट हो जाएगा, तो हमने हमारा वेट तब तक दिसंबर तक 30% था आईटी सेक्टर में, हमने काट के 18-19% कुछ कर दिया था इन जनवरी इटसेल्फ फॉर 22। देन जून या जुलाई में शायद उनका वो था जैक्सन होल मीटिंग एंड ही सेड हायर फॉर लॉन्गर, तब हमने जीरो कर दिया। बोला आईटी आउट है अभी, प्योरली इंटरेस्ट रेट का कॉल, प्योरली इंटरेस्ट रेट का कॉल था उस समय। एंड देन वी स्टार्टेड टर्निंग बुलिश अगेन इन जुलाई 24 में, जुलाई 24 अब वी स्टार्टेड टर्निंग बुलिश अगेन बिकॉज टीसीएस के नंबर आए थे एंड टीसीएस का जो एनालिस्ट कॉल था उनके सॉरी ये जून के नंबर आए थे जुलाई में, एंड एनालिस्ट कॉल में दे वर साउंडिंग वेरी बुलिश। तो हमने बोला यार टीसीएस कभी नॉर्मली घुमाता नहीं है, जो स्पेड है वी कॉल द स्पेड अ स्पेड। सो हमने बोला चलो लेट्स स्टार्ट टेकिंग एक्सपोजर। तो थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाना चालू किया था हमने, एंड फिर हुआ नेस्कॉम का मीटिंग इन फरवरी ऑफ 25 एनुअल जो होता है उनका। हाँ जी, उसमें द काइंड ऑफ साउंड बाइट्स वी स्टार्टेड हियरिंग एंड देन वी स्टार्टेड डिगिंग डीपर, क्योंकि हमने बोला कि यार ये तो तब तक हम सोचे थे एआई विल एड, यही नॉर्मली आप बोलो, हाँ वही, क्योंकि सब आईआर की टीम उनकी सारी यही बोलती थी, सीईओज को मिलते थे तो यही बोलते थे। पर हमने रियलाइज किया जो मिडिल वाले लोग हैं वो started getting apprehensive because ये जो मिडिल के लोग हैं वो they are the ones who go and pitch for businesses in US। तो हमने उनको मिलना चालू किया कि बोले कि भैया समझाओ क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट से निकाले यहाँ वहाँ जो हमारे जो भी हमारे दोस्त थे आईटी कर रहे थे, हमने समझने के लिए कि एआई में होता क्या है ये तो समझाइए। तो उन्होंने बोला देखो यार सबसे हमारा इंडिया का मॉडल 3.5 डेकेड का आईटी सर्विसेज का ये था कि कितने लोग आपने लगाए हैं, कितने घंटे निकाले हैं लोगों ने, और रेट पर घंटे कितना होता है, वो मॉडल था हमारा रेवेन्यू का, सिंपल सा। सिंपल सा।
तो कहते हैं ये 3 पार्ट के इक्वेशन में एक तो लोग जो हैं एआई के चलते कम हो रहे हैं, दूसरा जो घंटे हैं जो स्पेंड करते हैं लोग वो भी कम हो रहे हैं, तो आप रेट कितना एडजस्ट करोगे उसके लिए। तो हमने कहा थोड़ा और समझाओ, ऑल 3 फैक्टर्स आर। हमने कहा ठीक है बट थोड़ा और समझाइए, थोड़ा डीप करिए। तो बोले देखो यूएस बीएफएसआई जो सबसे बड़ा क्लाइंट है इंडियन आईटी के लिए, राइट, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस सेक्टर इन द यूएस, या इन द यूएस सबसे बड़ा क्लाइंट, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। सब भाई 40% तो सबके लिए है, कहीं कहीं 60% है किसी कंपनियों के लिए। तो वो बोले कि वहाँ पे उनके जो लेगेसी सिस्टम से जो बेसिक कोबोल वगैरह जो प्रोग्रामिंग की थी एंड आईबीएम के मेन फ्रेम्स वगैरह, जब हमने चालू किया था काम 80s में, तब उन्होंने बोला ये सिस्टम को टच मत करिएगा, इसके ऊपर आपको चाहिए तो सॉफ्टवेयर स्टैक बना कर दीजिए, राइट। तो कहते हैं अभी ये सॉफ्टवेयर स्टैक बन के बड़ा सा बिल्डिंग बन गया है उसके ऊपर, ठीक है। तो कहते हैं अभी नॉर्मली क्या होता है, रेगुलेटरी चेंज हुआ यूएस में कुछ, बैंक्स हमारे पास आते हैं, बोले भाई रेगुलेटरी चेंज हुआ, जरा हमारे सॉफ्टवेयर को अपडेट करो। तो हम एक सॉफ्टवेयर का लेयर बना देते हैं ऊपर स्टैक के ऊपर। अभी वो लेयर बनाने के लिए शायद आपको 10-15 लोग चाहिए 2 हफ्ते के लिए, वो एक पैच बनाने के लिए, पैच बोलते हैं। तो कहते हैं वो बना के आपने दे दिया, लेकिन अभी नीचे जो इतना रिकेटी आपका जो स्काई स्क्रेपर खड़ा है, आपको पता नहीं ये पैच इनके साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे बाकी सारे प्रोग्राम्स के साथ। तो उसके लिए अभी आपको चाहिए 100 लोग 3 महीने के लिए टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे, दे कॉल्ड इट बेल्स एंड विसल्स, कि बेल्स वेयर विल दे रिंग, विसल्स वेयर विल दे ब्लो, ऐसे करके बोले। तो हमने बोला अच्छा ठीक है चलो ये 100 लोग 3 महीने के लिए हो गए। कहते लेकिन एआई के आने के बाद वो अभी काम जो रह गया है 100 लोगों का 3 महीने का, वो एआई 2 घंटे में कर देते हैं। 2 घंटे में सब बता देगा आपको कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं। तो कहते वो अभी वो जो पैचेस बनाने के लिए प्रॉब्ली आपको अनदर 20-30 लोग चाहिए होंगे 2-3 हफ्ते के लिए, जो वो पैचेस बना के वापस भेज देंगे उनको। 100 लोग 3 महीने के लिए। तो बोले, और ये तो एग्जाम्पल है, ये बोले ये तो मैं बड़ा सिंपल एग्जाम्पल बना के बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप सोचिए ये 100 लोग चले गए, 3 महीने का बिलिंग आपका चला गया, तो कैसे कंपेंसेट करो। सो दैट इज वेयर द फंडामेंटल क्वेश्चन इज। नाउ ऑब्वियसली सब बोलते नहीं अडेप्ट करेंगे, लेकिन जैसे उन्होंने किया था Y2K में किया था, या तो उन्होंने जब ML मशीन लर्निंग आई थी, ऑटोमेशन आया था तब किया था, उस सब में ह्यूमन इंटरसेक्शन हुआ करता था। करेक्ट। एआई में ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। इनफैक्ट मैं दारियो अमोदी जो एंथ्रोपिक के सीईओ हैं, उनका एक मैंने वो इंटरव्यू देखा था, वो बोले कि गलती क्या हो रही है आज की तारीख में आईटी सर्विसेज की, कि वो सोच रहे हैं कि वो जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट होने वाले हैं, वो होने ही नहीं वाला। आगे चल के एंट्री लेवल जॉब्स जा रहे हैं, ह्यूमन नहीं होंगे वहाँ पे, तो यू हैव टू मेक सच स्मार्ट प्रोग्राम्स दैट दे इंटरेक्ट विद बॉट्स एंड नॉट ह्यूमंस। तो कहता है वो फंडामेंटल मिस्टेक है, और वो तो ऑब्वियसली जैसे जैसे यू लर्न, तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहाँ पे एक बहुत ही पेनफुल रीसेट बाकी है। और एक और चीज़ मैं बताऊं कि पूरा जो सेक्टर है ये आईटी का, यू शुड सर्वाइव ऑन दिस थिंग कॉल्ड एम्प्लॉय पिरामिड। मार्जिन वहीं से मेंटेन होते थे। वो क्या होता था, टॉप ऑफ द, एक्चुअली पिरामिड कभी था नहीं, इट वाज एन आईफिल टावर, ऊपर से पतला था, नीचे से बड़ा था। हाँ। और वो नीचे वाले बेचारे वो 3 लाख 3.5 लाख वाले लोग थे, 3.5 लाख पर एनम सैलरी कमाते थे, वैसे लोग थे। एंड ऊपर वाले लोग ऑब्वियसली वर रिलेशनशिप्स, गेटिंग बिजनेसेस एंड ऑल दैट, ऑनशोरिंग में थोड़ा काम करके फिर ऑफशोर भेज देते थे, और ऑफशोर में ये काम करते थे। फैक्ट्री जैसा एकदम, एक फैक्ट्री का वो था, स्वेट शॉप लिटरली। तो ये जो नीचे है, ये पिरामिड जो नीचे का बेस है, वो श्रिंक होने वाला है। वो जैसे ही श्रिंक होगा, आपके मार्जिन्स गो आउट ऑफ वैक, और आपको अभी बीच में बिल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड स्मार्टर पीपल। एज आई सेड कि आप प्रोग्राम बना रहे हो फॉर एआई टू इंटरैक्ट विद, तो उनके जो स्किल सेट है वो डिफरेंट होने वाला है, स्किल सेट अलग हो जाएंगे उसको बिल्ड करने के लिए। तो दैट्स व्हाई आई सेड इट्स अ पेनफुल रीसेट, बट व्हेनेवर इट कम्स तब देखेंगे। सस्ता भले हो जाए, हमें लगता नहीं है कि कोई ग्रोथ होगी यहाँ पे। अब आगे का फ्यूचर अगर मुझे पूछे तो मुझे ये लग रहा है कि लो सिंगल डिजिट ग्रोथ टॉप लाइन एंड मार्जिन कंप्रेशन, उसके आप बेसिस पे कितना वैल्यूएशन दे सकते हैं। सो माइट एज वेल अवॉइड। चलिए ठीक है, डिवर्सिफिकेशन। सॉरी मैंने बहुत टाइम ले लिया इस पे, पर इट्स अ वेरी, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, बिकॉज़ इट्स हाँ दिख भी रहा है, और ऐसे तरीके से समझाना मैंने तो आज कभी सुना नहीं है कि पिरामिड कभी था नहीं, आईफिल टावर था,
नीचे का बेस चला जाएगा और ऊपर, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। जो व्हाट अबाउट डिवर्सिफिकेशन वर्सेस कंसंट्रेशन, राइट? बिकॉज हेलियोस की जो इन्वेस्टिंग फिलोसफी है उसमें आप बोलते हैं कि एडिक्वेट डिवर्सिफिकेशन Yes. होना चाहिए, हाँ जी, और कॉन्सेंट्रेट बेट्स के अगेंस्ट भी हैं, हाँ जी, राइट? बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, उन्होंने देखा है कि इंडियन मार्केट्स में जो रिनाउंड इन्वेस्टर्स हुआ करते थे, खुद का पैसा, वो लोग कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स में अपना चलाते थे और उनमें से आउटकम्स आते थे। तो फॉर एन इन्वेस्टर हाउ शुड ही, आपका क्या कहना है? अच्छा, आप किसी भी जब जो भी आप बोल रहे हैं कि रिनाउंड इन्वेस्टर्स हैं, कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेते हैं, आपको सिर्फ उनकी अच्छी बेट्स का पता है, जो बुरी जो जीरो हो गई है वो नहीं पता चलता। तो वैसा ही होता है हमेशा। हाँ जी, हमेशा वैसा होता है। और एक्चुअली वो भी नहीं होता। वॉरेन बफेट, हाँ। वो सपोज बी अ प्रोपोनेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स, Correct. आप उनका भी पोर्टफोलियो खोल के देख लीजिए, हमने तो पहले स्टडी किया था। हाँ जी। वो साल में 200-200 बेट लेते हैं, 200-200 बेट साल में? साल में। वाओ। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 10 स्टॉक है उनके, वो 10 स्टॉक ही लेके बैठे हुए हैं, नहीं। Almost 1 per week, 2 per week. वेरेवर लिटरली नए बेट्स लेते रहते हैं और उसी में से वो निकालते रहते हैं कि अभी इस पे किस पे। तो बेसिकली द होल आइडिया इज कि अगर जो आप समझ लीजिए, जैसे हम बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि कंसंट्रेटेड बेट्स वाले बहुत अच्छा करते हैं, वो इसलिए वो समझते हैं क्योंकि जो बुरा करते हैं ना वो तो जीरो हो जाते हैं, वो रहते नहीं है इस मार्केट में। आप सोचिए आपके पास 10 स्टॉक हैं जिसमें आपने सब में 10-10% डाल दिया, आपका रिटर्न हुआ सपोज 30% रिटर्न हो गया ये 10 स्टॉक में से पूरे साल के लिए। अगले साल आपके 2 स्टॉक जीरो हो गए, बेट्स गलत हो गई। करेक्ट। समझिए 2 स्टॉक जीरो नहीं हुए, आप 50% गिर गए, 10% आपका रिटर्न आउट हो गया, जस्ट बिकॉज 2 बेट्स वेंट रॉन्ग। 10 में से 2 गए तो दैट इज व्हाट द ब्यूटी। यहाँ पे व्हेन यू हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एंड बाय द वे हम तो सारे हमारे इन्वेस्टर को बोलते हैं, जब बोलते हैं ना हमें तो कंसंट्रेशन पसंद है, तो हम उनको ये बोलते हैं अच्छा आप बताइए आप कितने मैनेजर्स के पास आपका पैसा है। जब पीएमएस चला देता तो ये सवाल पूछते थे, बोलते नहीं हमने 4 मैनेजर्स के पास पैसा रखा है। तो मैंने 4 मैनेजर्स के पास अपने पैसा रखा है, सपोज वो 10-10 स्टॉक लेके बैठे हुए हैं, 40 स्टॉक तो आपके पास भी हो गए। करेक्ट। तो कौन सी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं आप? भी अपने बेट्स योर स्प्रेड। बेसिकली फिलॉसफी इज द रिस्क हैज टू बी स्प्रेड। और दूसरा, मार्केट में कोई भगवान नहीं है। जैसे मैंने बोला आप कुछ भी कर लीजिए, अगर जो आपका नसीब अगेंस्ट है तो, और 10 स्टॉक में तो मैं अपना नसीब नहीं चला सकता हूँ। दैट्स व्हाई आई हैव टू डाइवर्सिफाई माय होल्डिंग्स। एंड ऑब्वियसली दूसरा आप ये सोचिए कि जब आप पोर्टफोलियो बनाएं तो ये पोर्टफोलियो आपका ऐसा होना चाहिए कि इट इज रनिंग अ रिले रेस, इट्स गोइंग टू रन अ मैराथन, बट इन अ रिले फैशन। एक के बाद एक। योर विनर्स विल टायर आउट एट सम पॉइंट। ऑब्वियसली कितना ग्रो करोगे आप, दे विल टायर आउट एट सम पॉइंट। योर पीछे जो आपके जो हैं, आप जो फ्यूचर लीडर्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, they will at some point come take the baton from these winners and they will run the lead. So इसलिए आपको एक रिले रन करनी चाहिए। इनफैक्ट हमारे पोर्टफोलियो में हमने देखा है, हमारा पीएमएस जो हम 35-40 स्टॉक का पीएमएस रन करते हैं, टॉप 15 जो हमारे स्टॉक्स हैं दे डू वेरी वेल, बट टॉप 15 नहीं रहते। आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स 15वां स्टॉक 16वां 17वां हो जाता है। हाँ, वो फिर 17वां 18वां स्टॉक आगे 15वां हो जाता है। तो उसके चलते आपका परफॉर्मेंस बढ़ता रहता है। तो दैट इज हाउ इट हैज टू। लंबी रेस का घोड़ा ऐसा कुछ मार्केट में वो नहीं होता है, वो नहीं होता ही नहीं। घोड़े बदलते हैं। और आपने देखा है देयर क्वाइट अ फ्यू मैनेजर्स हु सेड कि जो 20 साल अच्छा किया वो अगले 20 साल अच्छा करेगा। आपने देखा उनका परफॉर्मेंस कैसा? कभी नहीं हुआ ऐसा। हुआ ही नहीं, वो दे फेल फ्लैट ऑन देयर फेसेस। आई मीन इनफैक्ट वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस, उनके तो सारे जो पोर्टफोलियो इज डूइंग बिलो पार, गोइंग बिलो पार एज कंपेयर्ड टू द इंडेक्स, अंडर परफॉर्मिंग द इंडेक्स। सो दैट। चलिए, ये जो हम अक्सर सुना करते हैं कि इंडिया में 100 करोड़ 1 बिलियन कंज्यूमर्स हैं, आपका ये मानना है कि इसे थोड़ा बच के रहें, डेंजरस है, मतलब इसमें थोड़ा सोच समझ के इसको बिलीव कीजिए। तो ऐसे जब हाई लेवल मैक्रो स्टोरीज आते हैं, राइट, तो आपके एलिमिनेशन प्रोसेस में आप इसको स्ट्रेस टेस्ट कैसे करते हैं? जी एक्चुअली 100 करोड़ जो लोग हैं, 1 बिलियन, हाँ 1 बिलियन, वो थोड़ा एक मिसनोमर है। बिकॉज आप एक्चुअली एक डेटा पॉइंट आया था कोविड के टाइम में, इफ यू रिमेंबर, इट वाज वेरी सैड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि मैं फूड ग्रेन्स दूंगा फ्री टू द वंस हु कैन नॉट इवन गेट फूड ग्रेन्स, लॉकडाउन वगैरह। 81 करोड़ लोग
वो स्कीम के लिए अप्लाई किया। 81 करोड़, 81 करोड़ पीपल, as big as population of countries. imagine. And it was a very sad data point. And by the way, 81 करोड़ तो वो थे जो पहुंच सकते थे वो पॉइंट्स को। आई एम श्योर 10 करोड़ ऐसे होंगे जो कभी पहुंच ही नहीं सके वहाँ पे, गाँव में रहते होंगे, छोटी छोटी कबीलों में रहते होंगे, पता नहीं कहाँ रहते होंगे, तो वो तो पहुंचे नहीं। तो आप सोचिए 80-90 करोड़ पीपल हिंदुस्तान में, हमारी जनता में, एक दिन का मील नहीं अफोर्ड कर सकते उस समय, तो वो कहाँ से कंज्यूमर होंगे। इसलिए भी से बी वेरी केयरफुल। हमारे हिसाब से तो 30 करोड़ 35 करोड़ यू स्ट्रेचिंग इट, वहाँ पे ही जाके आपका मुझे लगता है दैट पॉपुलेशन, और वो ऑब्वियस भी है बिकॉज आप देखिए कि इफ़ यू सी द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स, कहने को तो 90 करोड़ है, 95 करोड़ यूजर्स हैं, स्मार्टफोन 60 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं हमारे पास, पर एक्चुअल जो रेगुलर यूजेज होता है वो 33 करोड़ लोग हैं। तो इसलिए आई थिंक दैट 30 से 35 के आसपास आई थिंक इज व्हाट यू बिल्ड इन। और उसके बाद आप देखिए, जैसे आपने बोला मुझे एसी पसंद है, एसी से पेनिट्रेशन देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया हाउस होल्ड कितने अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हाउस होल्ड के हिसाब से ही होता है, इंडिविजुअल जाके एसी क्यों लेगा, इट इज हाउस होल्ड, राइट। तो आप उसके हिसाब से फिर एनालिसिस कीजिए और फिर बोलिए चलो ठीक है पेनिट्रेशन 100% हो चुका है, लेकिन प्रॉब्ली हर एक घर में 2 एसी होंगे, करेक्ट, विच इज अगेन स्ट्रेचिंग इट। 2 कभी होते नहीं है, 1.5 होता है, मतलब आप मेट्रो देखें तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली इट इज 1.5 के आसपास आके फंस जाते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि वो सेक्टर भी अभी सैचुरेटेड हो रहा है। ऑब्वियसली एज पर कैपिटा इनकम्स गो अप, कंजम्पशन बेस आल्सो विल गो अप, तो वो सब अभी आपको फिर देखना पड़ेगा। एक्चुअली नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय द वे 60 करोड़ लोग हैं, 60 से 61 करोड़ लोग हैं जो आर एम्प्लॉयड इन फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर दोनों मिला के। तो वैसे, और हमारा एक्साइटमेंट आज की तारीख में कंजम्पशन में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 60 में से कोई 33% ऑफ दैट एम्प्लॉई बेस इज जनरेशन जी। ओके, यंगर, मच यंगर, एंड आप जानते हैं कितने एग्रेसिव हैं। आपके घर में भी जनरेशन जी होंगे। अरे है ना, क्यों नहीं है। तो आप जानते हैं कितने एग्रेसिव होते हैं। इनफैक्ट मैं सबको एग्जांपल ये देता हूँ कि सोचिए वो लोन लेते हैं छुट्टी पे जाने के लिए, तो मतलब वेकेशन के लिए लोन ले रहे हैं आप। मैं तो अपने मिलेनियल, जो प्री मिलेनियल्स है हमारे जैसे 80s के बिफोर वाले, उनको तो हमेशा बोला गया था कि भैया पाँव उतनी ही फैलाओ जितनी चादर लंबी हो, ऑलवेज बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे सब डायलॉग सुनाए जाते थे। तो हमारे तो हाथ से पैसे छूटते नहीं थे, हम तो सीधा बैंक में जाके जमा करते थे। बट इंडिया नीड्स दिस एक्सपेंडिचर, इसलिए कंजम्पशन आई थिंक इज गोना पिक अप। तो चेंज इन एटीट्यूड। यस, परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल अवॉइड करना सबसे जरूरी होता है। सो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए टाइम करेक्शन और स्ट्रक्चरल डाउन ट्रेंड का डिफरेंस समझाना क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट? कोई एग्जाम्पल है आपके लिए जो आपने कोई स्टॉक या सेक्टर टाइम करेक्शन समझा था, निकला स्ट्रक्चरल डाउन ट्रेंड, कौन सा ऐसा कोई अर्ली सिग्नल मिस किया और बाद में आपने अपने प्रोसेस में अकॉर्डिंगली चेंज किया? फिर देखिए, वेल्थ डिस्ट्रक्शन नॉर्मली होता है जब आप ये सोचते हैं कि भैया स्टॉक सस्ता है, लेकिन आप उसके आगे नहीं जाते, क्योंकि उसके आगे आप जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि शायद मैनेजमेंट खराब थी इसीलिए सस्ता है, अकाउंटिंग में थोड़ा घपला था इसीलिए सस्ता दिख रहा था, क्योंकि प्रॉफिट जो दिखा रहे हैं वो एक्चुअली है नहीं। सो अल्टीमेटली आपको जब बैलेंस शीट खोलें तो आपको कैश कन्वर्जन देखने पड़ते हैं कि इबिटा तो दिखा दिया पर वो कितना कैश में कन्वर्ट हुआ है। दैट्स व्हाई पीपल लाइक सॉफ्टवेयर कंपनीज, कि उनका इबिटा टू कैश कन्वर्जन इज वेरी हाई, राइट। दूसरा, आप ये देखना चाहते हैं कि ये ग्रो तो कर रहा है लेकिन कितना बोरोइंग पे ग्रो कर रहा है और कितना डेट लेके ग्रो कर रहा है, मतलब कितना नॉट डेट, आउटस्टैंडिंग डेज पे ग्रो कर रहा है। मतलब बेसिकली आप क्रेडिट पे बेच रहे हो, आपका बैड डेट बढ़े जा रहे हैं, या तो आप बोरो करके ग्रोथ दिखा रहे हो। अल्टीमेटली यू हैव टू हैव कैश फ्लोस टू पे ऑफ दैट बोरोइंग। तो आई थिंक वेल्थ डिस्ट्रक्शन मोटा उधर ही होता है। अभी अगर जो मैं एक एग्जांपल दूं तो एक हमने कंपनी ली थी बहुत पहले 2011-12 में, और वो कंपनी हमने ली थी बिकॉज वो एक बहुत यूनिक सेक्टर उस समय आ रहा था, उभर के आ रहा था, कॉल FTWZ, फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन। करेक्ट, हाँ। तो वो हमने लिया, और वो बाय द वे फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन का मैं एग्जांपल दूं आपको तो अबू धाबी, दुबई, सिंगापुर, दीज आर ऑल FTWZ। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आप
इंपोर्ट करते हो, मतलब प्रोडक्ट आता है आपके शोर पे, वैल्यू एडिशन होता है, तब तक आप ड्यूटी चार्ज नहीं करते हो। वैल्यू एडिशन हो गया, जैसे आपने सपोज, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, अगर स्टेम मंगा लिया, सॉरी प्लास्टिक का स्टेम, जिलेट करता था वहाँ पे, प्लास्टिक का स्टेम मंगाया कहीं से, ब्लेड कहीं और से आ गई, स्प्रिंग्स कहीं और से आ गई, वो वहाँ पे शोर पे यूज टू ऐड, क्योंकि लेबर चलता था, असेंबल वहाँ पे करके देन यूज टू एक्सपोर्ट आउट। तो ड्यूटी कोई नहीं लगी होती, सीधा आया, उन्होंने लेबर का आर्बिट्राज लिया और वापस भेज दिया। दैट्स व्हाई FTW। अगर जो यहाँ पे डोमेस्टिक में बेच रहे हो तब जाके आपको ड्यूटी भरनी पड़ती है। बट ये तो सिर्फ असेंबल करके यस, आया और गया, मैसिव, मतलब वो बहुत ही बढ़िया था। लेकिन हमने ये रियलाइज किया कि वो जो प्रमोटर थे वो थोड़े एग्रेसिव हो गए, क्योंकि बॉम्बे में उनका एक FTWZ था, बॉम्बे मतलब आई थिंक नई मुंबई नहीं, नवी मुंबई के आगे, बहुत आगे जाके पनवेल, ठीक है, उधर था उनका FTWZ, JNPT के बाजू में था। तो वो बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन ही वॉज एक्सपैंडिंग वेरी फास्ट, बिकॉज डिमांड काफ़ी आ रही थी, एंड उस एक्सपेंशन में बहुत सारा डेट ले लिया था। तो हमने सोचा यार ये डेट लिए जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब चलेगा तब मोटा चलेगा, देन ही गेट इनटू फिजिकल एसेट्स, मतलब वो रेलवे में चले गए वगैरह, वहाँ पे जाके उनका डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। तो हमने तभी रियलाइज किया कि नहीं, ये दो द सेक्टर इज वेरी एक्साइटिंग, ग्रोथ रेट इज गिवन, बट जहाँ पे आप बोरोइंग कर रहे हो विदाउट एडिक्वेट कैश फ्लोज, हाँ जी, यू विल गो अंडर वाटर, एंड दैट इज व्हाट इट इज। और उस समय से कभी गलती नहीं की हमने। वही मैं कहता हूँ आपको, ये जो एलिमिनेशन इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है ना, वो काफ़ी हद तक आपको चौकन्ना कर देती है कि भैया दूर रहो इससे, अच्छा लग रहा है लेकिन ये प्रॉब्लम है। मुझे यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज्ड अ बिट, इसलिए हम फंस गए। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपकी बातों से कि जो मार्केट जो एक सबक सिखाता है वो याद रहता है, उसी को तजुर्बा बोलते हैं। राइट, बिल्कुल। वो तजुर्बा ही आपको डे टू डे, तो उस वही तजुर्बे में से ना हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं के लिए एक, अगर आप फिल्टर या कुछ भी बता सकते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट क्वालिटी मालूम पड़े, राइट? बिकॉज आप कॉन कॉल, एनुअल रिपोर्ट, प्लांट विजिट्स, ये सब जो मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शन रहता है, तो 4 क्वार्टर हो गए प्लस एनुअल रिपोर्ट हो गया, उसमें से आपको मतलब बहुत एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर को सरफेस लेवल में साइड रखते हुए जो एक्चुअल ट्रूथ ढूंढना है, वो कैसे करता है? वो एक्चुअली मैनेजमेंट क्वालिटी सर, प्रॉब्लम है कि आपको हिस्ट्री से ही पता चलती है। यू नीड टू गेट इनटू कि पहले क्या किया था। मुझे याद है एक बहुत बढ़िया कंपनी आई थी जो डिफेंस रिलेटेड कंपनी थी, थीम भी चल रहा था, बहुत बढ़िया थीम चल रहा था। आई थिंक बिगिनिंग ऑफ लास्ट ईयर आई थी, शायद 24 आई थी, नॉट इवन लास्ट ईयर, 24 बिगिनिंग में शायद उनका लिस्टिंग हुआ था। ड्रोन्स वगैरह बनाते थे, नाम नहीं बताऊंगा, आप थोड़ा डिग कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही मुझे याद है हमारे एनालिस्ट ने आके हमें बताया कि देखो सर, इंडस्ट्री थीम बहुत बढ़िया है, उसमें डायनामिक्स भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि नो सिक्लिकलिटी। फिर बोले कि डिसरप्टर, तो वो ये डिसरप्टर क्योंकि ड्रोन्स बना रहे हैं और डिफेंस के लिए बना रहे हैं। पर मैनेजमेंट कहते हैं, मैंने एनुअल रिपोर्ट पढ़ी, मैंने उनके प्रोस्पेक्टस देखा, the number of cases against the management, not only personal but कहते हैं वो डिफॉल्ट की केसेस in their other companies, वो तो रिवील करना पड़ता है, हम वो डिस्क्लोज करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस में बिल्कुल देना पड़ता है। तो बोले वो सब देख के मुझे लगता नहीं है कि मैनेजमेंट अच्छी है, लेकिन आप मुझे बोलना मत कि स्टॉक बहुत बढ़िया करने वाला है। तो हमने बोला नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और एक्चुअली वो जो इशू था वो 80 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ, लिस्टिंग पे डबल हो गया, डबल हुआ लिस्टिंग। वो थोड़ा तो लगता है ना। हाँ, तो बहुत चढ़ा के बोला भी कि सर आप, मैं नहीं कोई नहीं, हम जानते हैं मैनेजमेंट खराब है, वो बाद में निकलेगा, अभी पब्लिक को नहीं पता, दे वेंट विद द स्टोरी, राइट। और उसके बाद उनके क्वार्टरली नंबर्स आए वो कंपनी के, जो उन्होंने गाइड किया था सबको, सब गलत निकला। ओहो, सब गलत निकला। और बहाने देते रहे कि नहीं ये प्रॉब्लम आ गया था इसलिए, अभी ऐसे सब बहाने दिए। लेकिन वो स्टॉक जो गिरना चालू हुआ, वो लिस्टिंग प्राइस से आधा हो गया। अभी भी लिस्टिंग प्राइस से आधा, अभी भी लिस्टिंग प्राइस से आधा ही है वो स्टॉक। आफ्टर 80 टाइम्स आईपीओ प्राइस से आधा हो गया, लिस्टिंग प्राइस नहीं, आईपीओ प्राइस से आधा, यानी 80 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, 20% ऑन लिस्टिंग, अभी आईपीओ प्राइस से आधा चल रहा है। तो ये मैनेजमेंट क्वालिटी। सो इसलिए आपको यही समझ आना चाहिए कि आपको पहले तो बैकग्राउंड देखिए क्या है,
डोंट गेट कैरिड अवे बाय IIT IIM वगैरह, क्योंकि काफ़ी IIT IIM वालों ने ब्लो अप किए हुए हैं लाइफ में, और काफ़ी केसेस हैं ऐसा, मैं वो नहीं बोला, आप देख लेंगे तो मिलेगा आपको। तो इसलिए आपको उनका जो पुरानी कंपनियों में क्या किया है, कैसे इंटरेक्शन है, कितने उनकी सब्सिडरीज है, हैंड होल्डिंग कितनी होती है, आर्म्स लेंथ कितना होता है, वो सब आपको देखना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली वो रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा मेहनत लगती है। बाय द वे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट एक फुल टाइम जॉब होता है। हाँ, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ हॉबी। तो अगर आपके पास कोई फुल टाइम जॉब ऑलरेडी है, हाँ, तो मत ऐसा कीजिए, आप मत कीजिए, किसी प्रोफेशनल मैनेजर के पास छोड़ दीजिए, म्यूचुअल फंड में चले जाइए, पर खुद मत ट्राई कीजिए, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिया और भूल गए, वो स्टॉक नहीं होता। ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब लोगों को अपने आप ही मालूम पड़ता है। एंड यू नो व्हाट जिनसे मुझे ऐसा लगता है कि ना ये चीज़ ना AI भी आपको हेल्प नहीं कर सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। तजुर्बा के लिए कोई सब्स्टिट्यूट कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो लात मार के जो सीखते हैं, जो मार्केट सिखाता है उसके लिए AI कुछ नहीं कर सकता है। चलिए अभी आज की दुनिया में आते हैं, क्योंकि आज की दुनिया तो सुबह को कुछ होती है, शाम को कुछ होती है। करंटली यू नो जो जितने भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, US GDP टू डेट ऊपर है, कमोडिटीज के प्राइस ऊपर चल रहे हैं, वहाँ तो मतलब अलग ही बुल मार्केट चल रहा है। ये ऐसे इवेंट्स को अगर रिटेल इन्वेस्टर को समझना है और यू नो इफ ही वांट्स टू पुट इट इन प्लेस, एक फ्रेमवर्क बनाए, तो वो कैसे करेगा? मतलब हर दिन कुछ नया चलते रहता है। या एक्चुअली बट ये आप समझिए कि अगर जो आपको कन्विक्शन है किसी स्टॉक में, और आप ना आपने खुद काम किया हुआ है, ऐसा नहीं कन्विक्शन बिकॉज मैं जानता हूँ ये कंपनी को अच्छी है, पहले अच्छी करती थी, आगे चल के अच्छा करेगी, थिंग्स आर वेरी डायनामिक, ऑफ कोर्स। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन योर कन्विक्शन ऑल्सो। तो अगर जो वैसा है तो देन जैसे हम करते हैं, हमारे फंड में करते हैं कि देखो स्टॉक पसंद है, ये पोर्टफोलियो जो बनाया हमने हमें पसंद है, लेकिन अभी रोज हमें भाव गिरते हुए दिख रहा है वहाँ पे। ऑब्वियसली रोज तो पैसा आपके पास नया आता नहीं है, यू हैव टू बी कंजर्वेटिव। या ऑलवेज। सो देन यू टेक अ कॉल कि ठीक है यार, चलो मेरे पास एक्स अमाउंट है, डू आई वांट टू स्पेंड इट टुडे, डू आई वेट फॉर अ कंफर्मेशन। आइडियली एक रिटेल इन्वेस्टर को कभी एवरेज नहीं करना चाहिए, ही शुड वेट। थोड़ा आपको सिप वगैरह तो बात अलग है, लेकिन अगर जो आप वेट करेंगे कंफर्मेशन, तो आप ये सोचते हैं कि वो पहला 5% छूट जाएगा मेरा। आप पहले ये चीज़ समझ लीजिए, मैं तो अपना एग्जांपल देता हूँ, 30 साल प्लस मैं इस मार्केट में हूँ। मैंने कभी टॉप कॉल आउट नहीं किया, कभी बॉटम कॉल आउट नहीं किया। गट फील आती है और आप बोलते हैं यार बहुत हो गया, थोड़ा बेच दो, या तो बहुत गिर गया है, थोड़ा ले लो, वैसा करके होता है। लेकिन ऐसे आप कन्विक्शन से नहीं बोलते ये तो टॉप है और ये तो बॉटम है, नहीं होता है। तो इसलिए रिटेल वाला तो कभी कर ही नहीं सकता। मैं तो 30 साल के तजुर्बे के बाद ही नहीं कर सकता। और कभी किया भी होगा तो गलती से किया होगा, ऐसा नहीं है कि वो कन्विक्शन से बात हुआ है, ठीक है। तो इसलिए उसको फिर कॉल लेना पड़ता है कि थोड़ा वेट करो, लेट्स वेट फॉर सम ट्रेंड टू फॉलो। ओके। और हम भी यही करते हैं, हम भी सोचते हैं यार एक बार ट्रेंड, आज की तारीख में तो बाजार एक दिन ऊपर एक दिन नीचे एक दिन ऊपर, उसमें क्या ट्रेंड पकड़ोगे। तो इट्स बेटर टू वेट फॉर अ कंफर्मेशन। जो बैड न्यूज़ है, लाइक जैसे आज की तारीख सबसे खराब न्यूज़ ईरान और इजराइल एंड यूएस का जो वॉर है, यूएस का वॉर जो हो रहा है वो है। एक बार एक कंक्लूसिव एविडेंस मिल जाए आपको कि सेटल हो रही है चीज़। आपने बीच में देखा उस दिन चला था मार्केट, क्यों? तो ट्रंप ने बोला कि वॉर खत्म होने वाली है, पर अब नहीं होगी, ये आज नहीं हो रही है पर हफ्ते भर में हो जाएगी, कपल ऑफ आवर्स में, ऐसे करके सब स्टेटमेंट मारे थे उन्होंने। तो उसके चलते बाजार चल गया, लेकिन फंस गए बाद में, 2 दिन और वापस गिर गया उसके बाद। तो एनीवे, तो इट्स बेटर टू वेट फॉर अ कंक्लूसिव सेटलमेंट, और उसके बाद आपको बहुत मौके मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे अरे छूट गया, क्योंकि उसके बाद जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, दैट इटसेल्फ विल इंश्योर यू अ मल्टी ईयर टेलविंड। ठीक है। फेवरेट टॉपिक, न्यू एज कंपनीज। हाँ, हेलियोस तो बहुत फैंस हैं सर इनके, मतलब आप तो लोअर लेवल से भी बाय करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स का वही सवाल होता है ना सर, ये लॉस मेकिंग है, प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू सेल्स, पता नहीं इनका क्या वैल्यूएशन चल रहा है। तो आपका उसमें फ्रेमवर्क क्या है, मतलब आप इन वैल्यूएशंस को असेस कैसे करते हैं? सो एक्चुअली एक बहुत सिंपल फिलॉसफी है हमारी कि अगर जो आप मुझसे एक्सपोनेंशियल वैल्यूएशंस मांग रहे हैं, तो आप में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी होनी चाहिए टू जस्टिफाई दोज वैल्यूएशंस। करेक्ट। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि अगर जो आप हाई वैल्यूएशंस मांग रहे हैं, तो ग्रोथ भी आपकी हाई होनी चाहिए, राइट? दैट इज हाउ इट इज। नाउ हाउ टू जस्टिफाई हाई ग्रोथ वैल्यूएशन, तो आपको पता है, आपने ले लिया, भराव ले लिया, डिवाइड कर दिया अर्निंग से, और आपने बोला वैल्यूएशन तो बहुत है, अगर जो लॉस है तो इन्फिनिटी हो गया वैल्यूएशन, राइट? तो वैसा
पर ग्रोथ का क्या करें? तो ग्रोथ का ऐसा होता है, पहले तो आपको मैक्रो पिक्चर समझनी पड़ेगी, बिग पिक्चर। हाँ जी। जैसे समीर हमेशा बोलते गेट द बिग पिक्चर राइट, दैट्स हाउ इट इज। अभी बिग पिक्चर अभी जो इंडिया में देखें तो मैंने जैसे बोला कि 90 करोड़ और हमारे इंटरनेट यूजर्स हैं, एक्चुअल रेगुलर यूजर 33 करोड़ हैं। ठीक है। और 33 करोड़ में रेगुलर यूजर जो हैं, आप अगर जैसे जोमेटो की बात करें, व्हिच इज आवर वन ऑफ आवर फूड डिलीवरी एप्स बिगेस्ट, तो उसमें जो रेगुलर यूजेज है इज 1.7, ऑलमोस्ट 2 करोड़ पीपल। ओके। तो आप पोटेंशियल, एंड बाय द वे वो अभी तक सैचुरेशन में भी नहीं गए, कोई 100 ही टाउन में है। आप सोचिए सैचुरेशन लेवल्स कितने हैं यहाँ पे, कि 2 करोड़ कम से कम 10 तो होने ही वाले हैं। करेक्ट। 5x ग्रोथ हो गया। करेक्ट। आज की तारीख में जो एवरेज टिकट है वो तो बढ़ने ही वाला है, इन्फ्लेशन तो है ही, तो ऑब्वियसली दैट टिकट आल्सो मूव। सेम खाना भी अगर आदमी ले तो उसका प्राइस वो बढ़ने वाला है, वो तो बढ़ने ही वाला है। ऑर्डर वैल्यू बढ़ गई, ऑर्डर वैल्यू बढ़ गई, नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ वैसे ऑर्डर, कमीशन उनके बढ़ जाते हैं उसके, तो प्रॉफिट बढ़ने वाला है। तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दैट वी सी इन द स्टॉक एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4-5 years, एंड प्लस इट डजंट स्टॉप हियर। आपने एक प्लेटफॉर्म, दीज आर ऑल प्लेटफॉर्म कंपनीज, हम प्लेटफॉर्म कंपनीज बोलते हैं बिकॉज आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है एंड आपके पास ये सारे सब्सक्राइबर्स हैं। अभी आप उनको क्या बेचना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड होता है। आप में कंफर्ट आ गया आपको फूड डिलीवरी का, आपने क्विक कॉमर्स चालू कर दिया, अभी आप वहाँ ग्रोथ देखिए। एक्चुअली एक स्टॉक है चाइना में, मितुआन करके, वन ऑफ द लार्जेस्ट करेक्ट इन चाइना इन टर्म्स ऑफ फूड डिलीवरी, मतलब सो वैसे। और उन्होंने भी ऐसे ही चालू किया था। उनका जो फूड डिलीवरी बिजनेस था, कोई सपोज 7 या 8 साल पहले फूड डिलीवरी वॉज 80%, 20% वॉज क्विक कॉमर्स। आज की तारीख में रिवर्स हो गया, 70% क्विक कॉमर्स है, 20% फूड डिलीवरी है, 10% न्यू बिजनेस है। ओके। एंड ही इज गोइंग ऑन ग्रोइंग। हाँ जी। आप सोचिए चाइना जैसे कंट्री में वो बंदा ग्रो करे जा रहा है, तो इंडिया में तो कोई ग्रोथ का तो क्वेश्चन ही नहीं, चालू ही हुआ है अभी। वही तो मुझे तो लग रहा है अभी वी आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, और अभी तो लैंड ग्रैब चालू है इन द सेंस नई नई कंपनी आ रही हैं, पर ग्लोबली आप देखें कोई भी कंट्री में 2 से ज़्यादा प्लेयर नहीं रहते। तो जोमेटो तो एस्टैब्लिश है, तो हाँ, स्विगी रहेगा नहीं रहेगा हमें नहीं पता, हमें लग रहा है रहेगा, क्योंकि जेप्टो जो उनको कंपटीशन दे रहा है, करेक्ट, आज की तारीख में थोड़ा टफ फाइट चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि वो जेप्टो इज वर्किंग ऑन बोरोड मनी, करेक्ट, स्विगी इज नॉट, उनके पास है काफ़ी कैश पड़ा हुआ है, तो इसलिए आई मीन एनीवे दैट्स दिस इज नो रिकमेंडेशन बाय, ऑब्वियसली आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि क्यों वी आर सो बुलिश। नॉट ओनली दैट, फिनटेक में पेटीएम वेरी बुलिश ऑन, ऑटो सेक्टर में कार ट्रेड वेरी बुलिश ऑन, अगेन ये सारी प्लेटफॉर्म कंपनीज। और मैं आप एक सिंपल चीज़ बताऊं आपको, तो नॉर्मली आप प्लेटफॉर्म कंपनी के एनालिसिस के लिए 4 सवाल होते हैं। एक होता है कि कन्वीनियंस है कि नहीं इस प्लेटफॉर्म है, वेरी गुड, एनकैशेबल कन्वीनियंस है, मे बी एनकैश दिस कन्वीनियंस, गुड, मास कन्वीनियंस है कि नहीं है, गुड, इज इट ईजिली, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईजिली रेप्लिकेट हो सकता है कि नहीं। वाह। और जो यहाँ पे आंसर हाँ है तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे नो होना चाहिए आपका आंसर। 3 में हाँ और 1 में ना। 1 में ना, ये ना हो गया तो आप सोचिए हाँ, ये तो फिर कंपनी कोई भी आ सकता है, कल कोई अगर हाँ हो गया तो कोई भी आ सकता है, ना हुआ तो हाँ तो थोड़ा सेफ्टी संभाल लेगा, चल लेगा। फैंटास्टिक। चलिए लास्ट 2-3 सवाल दिनशो। कोई यंग रिटेल इन्वेस्टर ये देख रहा है और बोल रहा है कि मैं DIY स्टॉक इन्वेस्टिंग मुझे करना है और ब्रॉडर इंडेक्स को बीट करने के लिए, ऑल द बेस्ट टू हिम और हर। आपके हिसाब से क्या प्लान होना चाहिए उनका, क्या प्लान फॉलो कर सकते हैं? ये देखिए, पहली चीज़ तो कि अगर जो आप इंडेक्स को बीट करना चाहते हैं तो पहले तो इंडेक्स समझिए कि इंडेक्स में क्या है, क्या सेक्टर्स हैं, क्या वेटेजेस है सेक्टर्स का। स्टॉक वेटेजेस देख के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल सकते हैं, और फिर देन यू टेक अ कॉल। अगेन ये एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप यू टेक अ कॉल कि ये सेक्टर इससे ज़्यादा बेहतर करेगा, एक्स सेक्टर विल डू बेटर देन वाई, राइट। अगर एक्स बेटर करने वाला है वाई से, तो आप एक्स का वेट बढ़ा दीजिए, वाई 0 कर दीजिए। फिर आपको पता है कि वाई खराब, नॉट वाई, सपोज जेड खराब करने वाला है, 0 होने वाला, तो आप जेड का तो वेट 0 कीजिए। दैट इज हाउ यू प्ले ऑन द वे यू वांट टू बीट द इंडेक्स। बट प्लीज अंडरस्टैंड कि कभी कभी बैड क्वालिटी ऑल्सो वर्क्स। टाइम ऐसा चलता है तो चलता है, तो टाइम तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो आप कुछ ही कर सकते हो। तो टू बीट द इंडेक्स दैट इज व्हाई इट्स सो टफ, क्योंकि आप
हमारे केस में तो हम बाइनरी कॉल रहते हैं 0 या 1, नहीं पसंद तो 0, पसंद है तो बहुत ज़्यादा, वैसा करके खेलते हैं। दूसरे लोग थोड़ा अंडर वेट ओवर वेट करते रहते हैं, बट हम तो वैसे ही खेलते हैं। दैट इज़ हाउ यू प्ले द ट्राई एंड प्ले। बट ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गेम है। जैसे मैंने बोला, फुल टाइम जॉब है। यंग इन्वेस्टर करना चाहता है तो बेटर म्यूचुअल फंड के थ्रू इज द बेस्ट वे। चलिए ठीक है। तो आज का इन्वेस्टर बहुत फास्ट पेस्ड है। आपके 30 साल के एक्सपीरियंस में वो एक मतलब गोल्ड नगेट जो बोलते हैं कि मार्केट कंडीशन में इन्वेस्टर रैशनल कैसे रहे, दोनों साइड पे, हाँ, बुलिशनेस में भी और बेरिशनेस में भी रैशनल कैसे रहे। पहले चीज तो आप अपना रेडियो बंद कर दीजिए। सॉरी, रेडियो तो आजकल होते ही नहीं है। नहीं नहीं, सोशल मीडिया सोशल मीडिया बंद कर दीजिए। तो वहाँ पे जो न्यूज़ आते हैं वो आपको हिला देंगे। हाँ। तो वैसा है। तो एनीवे, सो बेसिकली व्हाट वी डू इज, जैसे मैंने बोला, कन्विक्शन जहाँ पे है यू स्टिक ऑन टू दैट, एंड दैट कन्विक्शन कम्स आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्क। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बोला कि आप जानते हो प्रमोटर को और अच्छा प्रमोटर है इसे आपने कर ली, नहीं, वो कन्विक्शन हैज़ टू बी बिल्ट ओवर टाइम। हमारे केस में भी जब हम लेते हैं स्टॉक, सपोज एक स्मॉल कैप मिड कैप लिया, हमारे पोर्टफोलियो का वेट इज 0.5% टू 75 बेसिस पॉइंट्स, 0.5 टू 0.75%। हाँ जी, वैसे हम बिल्ड करते हैं पहले, और जैसे ही कन्विक्शन आता रहता है वी कीप एडिंग टू दैट, एंड देन यू हैव अ रिस्क कंट्रोल। स्मॉल कैप इन आवर पोर्टफोलियो विल नेवर एक्सीड 1.5 टू 1.75। अल्टीमेटली आपको एक दो बहुत बढ़िया स्मॉल कैप होगा, पर यू नेवर नो, बिकॉज स्मॉल कैप में क्या होता है कि प्रॉफिट पूल बहुत छोटा होता है, एंड इफ दैट पूल गोज डाउन बाय कपल ऑफ करोर्स, पूरी ग्रोथ रेट खत्म हो जाती है। लार्ज कैप में वो कंफर्ट रहता है कि इतना पूल है तो इट कांट मूव सो बैडली, तो इसलिए यू हैव टू हैव अ रिस्क कंट्रोल, एंड दैट इज हाउ यू प्ले द होल सिस्टम। चलिए ठीक है। लास्ट सवाल, अभी एक ऐसा टाइम करेक्शन चल रहा है निफ्टी में, राइट? आप तो रहे हैं मार्केट में, तो आपको पता है ये पहले आई थिंक 1990 या 2002 से तक लेके सेंसेक्स लेवल सेम हुआ करता था, तब उतना लंबा टाइम निकालना तो खैर। तो ऐसे लंबे टाइम करेक्शन में इन्वेस्टर करे क्या? मतलब सिप अगर है तो वो कायम रखने के लिए मोटिवेटेड कैसे बने? जी देखिए, सिप तो बहुत ही बढ़िया तरीका होता है टू एवरेज ऑन द वे डाउन, ऑन द वे अप, दैट इज हाउ इट शुड बी। तो सिप तो आई डोंट थिंक शुड बी अ प्रॉब्लम। दूसरा, मैं अगर जो आपको बताऊं कि इंडिया, हम एक पार्ट है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, EM MSCI, मतलब मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स फॉर इमर्जिंग मार्केट्स में हम एक पोर्शन है वहाँ पे, और हमारा वेट इज रफली अराउंड 15%, 14-15% सो इंडिया का। हाँ जी, इंडिया का। पर आप अगर जो लास्ट ईयर देखते तो इंडिया अंडर परफॉर्म्ड द MSCI EM बाय 28%, 28% से हमने अंडर परफॉर्म किया। वो वाला इंडेक्स 31% अप था, हम सिर्फ 3% अप थे, डॉलर टू डॉलर की बात हो रही है। तो आप सोचिए, इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस पहले तो हुआ है। बाय द वे, मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस नहीं देखा इंडिया का वर्सेस EM। 30 साल तो हो गए, मतलब हाँ जी, 30 साल से में ये 28% अंडर परफॉर्मेंस, इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस नहीं देखा। एक जो हमने अंडर परफॉर्म किया था वो 2020 में किया था, वो 16-17 के आसपास किया था, 16-17% था अंडर परफॉर्मेंस था। पर उसके बाद आपको पता है कि कितना बढ़िया इंडिया ने किया उसके बाद। 2021, 22, 23, 3 साल हमारे बहुत बढ़िया गए। और ये हम उस समय की बात नहीं है, पहले भी आप देखते, जब भी अंडर परफॉर्मेंस हम करते हैं हमारा कैचअप इज वेरी फास्ट। तो हमें यही लगा था इस बार भी कि इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस होने के बाद एक कैचअप फेज आएगा। अनफॉर्चुनेटली ये जो वॉर हुई गलत टाइम पे हुई, क्योंकि हमारा फेज आ रहा था बस, और ये वॉर हुई और करेंसी गिरी। इफ आई स्टार्टेड मूविंग आउट, इंडिया इज अ बिग इंपोर्टर ऑफ ऑयल, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा हर्ट हम हो रहे थे, तो इसलिए एवरीबॉडी बैक्ड ऑफ। एंड अभी तो खैर काफी जोरों की सेलिंग है हमारे स्टॉक्स में बाय FIIs, क्योंकि दे आर वरीड अबाउट द रूपी, ट्रेड बैलेंस एंड ऑल दैट, सो उसके चलते। तो इसलिए आई वुड से कि डटे रहिए, जैसे ही ये, और ये एक इवेंट है, करेक्ट, ये जिंदगी भर नहीं चलने वाला। मेरे हिसाब से तो ये महीने के अंदर अंदर जो हल है वो निकल आएगा आपका, और जैसे ही निकलेगा हमारा मार्केट विल कम बैक टू इट्स मेरी पेस। ऑब्वियसली इट टेक अ व्हाइल टू करेक्ट आउट, बट हो जाएगा। तो डटे रहिए, SIP कायम रखिए। और इसी के साथ ये थी मार्केट्स की बात ग्रो के साथ मेरे गेस्ट दिनशॉ ईरानी, MD एंड CEO Helios Asset Management. Dinshaw, thank you very much for doing this for our audience. Thank you. And thank you the audience for watching this episode.
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.